प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का नमूना प्रश्न पत्र यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 जो कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कक्षा 8 का यह जो गणित विषय का नमूना प्रश्न पत्र है 2025 की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आप बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, आप किस प्रकार एग्जाम की तैयारी करें, उसको दृष्टिगत रखते हुए यह नमूना प्रश्न पत्र राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है, ताकि आप विद्यार्थी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और अधिकतम इच्छित सफलता जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सकें। अधिकतम मार्क्स, अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 में से 80 अंक आप अपनी परीक्षा में लेकर आए। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेस्ट तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न पत्र को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई भी इंपॉर्टेंट जो बात है, इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, मैसेज है, वो आपसे छूट न जाए। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिंट जो आपको इस वीडियो के अंदर आगे मिलने वाले हैं वो आप कहीं मिस न कर दें। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप भी न करें और अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर गणित विषय में अधिकतम इच्छित सफलता जो है वो प्राप्त कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आपका यह नमूना प्रश्न पत्र जो है इस यानी आपका जो बोर्ड का प्रश्न पत्र होगा नमूना प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको समय जो है वो मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे आपको इस प्रश्न पत्र को सोल्व करने के लिए मिलेंगे। और आपका जो पूर्णांक होगा वो होगा 80 अंक का। कितना होगा भाई? 80 अंक का आपका पूर्णांक होगा, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो 80 अंकों का होने वाला है और आपको उसे सरल करने के लिए 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। गणित विषय का यह प्रश्न पत्र, और इस प्रश्न पत्र के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट जो आपके दे रखा है उसमें है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। क्या दे रखे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 8 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है उसके अंदर हम देखते हैं, उसमें लिखा है परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक। जब भी बच्चों योज्य तत्समक का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है भाई? योज्य तत्समक, तब आपको सीधा ही ध्यान रखना है किसी भी संख्या यानी परिमेय संख्या जो है उसका योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है भाई? 0। तो आपको यहाँ पर जो आपका ये जो बुकलेट है, आपको ये जो प्रश्न पत्र है बुकलेट के रूप में मिलेगा, तो वहां पर जो इच्छित स्थान है वहां पर जो ब्रैकेट बना हुआ होगा वहां पर आप क्या लिख देंगे? ब लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? ब आपको वहां पर लिखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी। उस क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपके दे रखा है यहाँ पर रैखिक समीकरण के हल होते हैं। रैखिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले कि रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। न तो 1 होता है, न 2 होता है, न हम ये कह सकते हैं कि होता ही नहीं, न हम ज्ञात कर सकते, कुछ भी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि रैखिक समीकरण जो होता है उसके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो आप जो ब्रैकेट जो होगा आपका, उस ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे? ब लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? आप उस ब्रैकेट में ब लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए आप। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, यानी सही विकल्प कौन सा है उसकी आपको जांच करनी है, पता करना है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं, यानी सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। तो ये तो आपकी गलत हो गया। सेकंड जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये भी गलत है। सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ये भी आप क्या हो गया? असत्य हो गया। हमें तो यहाँ पर सत्य की जांच करनी है, सत्य कथन जो है वो कौन सा है। उसके बाद देखिए सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, सभी वर्ग जो है वो क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे वाला देखिए सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं, तो ये भी गलत है। सभी पतंग जो है वो सम चतुर्भुज नहीं होते हैं, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन स, सभी वर्ग जो है वो क्या होते हैं? समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? जो ऑप्शन आपका होगा उस ऑप्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन स जो है वो राइट, स इज द राइट ऑप्शन आपका वो होने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या से संबंधित है, वो दिया हुआ है। उसमें आपको दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ में है या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण संख्या कब हो सकती है? जब उसका इकाई का अंक जो है वो 0 हो, 1 हो, या 4, 5, 6 और या फिर 9।
तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक अगर ये है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका द है उसके अंदर देखिए उसमें यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बनना होगा ब्रैकेट के अंदर, ऑप्शन नंबर द जो है वो राइट ऑप्शन है आपका, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है उसकी, और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, और ये घन संख्या से संबंधित है, घन और घनमूल जो अपनी प्रश्नावली है उससे रिलेटेड है ये। और इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या प्यारे विद्यार्थियों, इनमें सबसे छोटी जो है वही है, या आपको यहाँ पर याद, इससे छोटी कोई संख्या होगी भी नहीं, अगर इससे भी छोटी अपने ऑप्शन में मिल भी जाए तो वो नहीं होगी। ये सबसे छोटी संख्या रामानुजन जो है, हार्डी रामानुजन संख्या वो ये है 1729, और उसके बाद में हार्डी रामानुजन संख्या आती है ये ऑप्शन ए वाली, और उसके बाद में बड़ी इससे बड़ी संख्या आती है ये ऑप्शन बी वाली। तो हमें कौन सा पूछा है सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको ब्रैकेट में क्या फिलअप करना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपको ब्रैकेट में ऑप्शन सी जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। आपकी जो बुकलेट है उसमें निर्धारित स्थान पर आप क्या लिख देंगे, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए फिलअप करने वाले हैं। उसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर तो ये है मीटर में और यहाँ पर ये क्या है किलोमीटर में, तो हम मीटर और किलोमीटर इनमें एक ही मात्रक रखेंगे, यानी ये मीटर रहने देंगे, और यहाँ पर किलोमीटर है उसको भी हम क्या कर देंगे मीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर तो अपने पास में है 5 और अनुपात 10, और किलो का मतलब होता है 3 जीरो लगाने, यानी 1000 से गुणा करना होता है। तो अपन 3 जीरो लगा दें, 1 2 और ये 3। अब आप देखिए यहाँ पर ये 5 के पाड़े से कटेगा, ये 5 एकम 5, और यहाँ पर इसमें 5 का भाग देंगे 2 बार गया 10 में, तो और 3 जीरो जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर साथ में आ जाएंगे। तो ये आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है, कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ब इज द राइट आंसर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन जो आपको मिल रहा है ऑप्शन ब 1:2000, ये ऑप्शन आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट जो आपका है उसमें फिलअप करना पड़ेगा। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है -4p और 7p को क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो आप क्या करोगे, पहले चिन्ह को गुणा करोगे, तो चिन्ह को गुणा करोगे, यहाँ पर ये जो है इसमें माइनस दे रखा है और यहाँ पर ये इसमें प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करोगे, माइनस गुणा प्लस, तो चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है, यानी यहाँ पर माइनस वाला ऑप्शन होगा, यानी या तो ये हो सकता है और या फिर ये और या फिर ये, इन 3 में से हो सकता है। अब आप देखिए संख्या को चेक कीजिए, संख्या को अगर अपन चेक करेंगे तो संख्या को चेक करने पर 4 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो 4 का पड़ा 7 बार बोलेंगे क्या आएगा 28, यानी या तो ऑप्शन आपका ये सही होगा और या फिर ऑप्शन ये सही होगा, ये भी क्या हो गया कट गया। और अब आपको क्या करना होगा, जो चर हैं उनको देखना है, यहाँ पर p एक बार है और यहाँ पर भी p एक बार है, तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 1 और 1 घात कितनी हो गई 2, यानी ये भी कैंसिल हो गया और आपके यहाँ पर घात 2 बचती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन सी राइट होगा, -28 p², ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रैकेट में प्यारे विद्यार्थियों आप फिलअप करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 विद्यार्थियों घात और घातांक से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें आपके लिखा है -4 की घात -2, तो हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो घात है उसको पॉजिटिव करेंगे, घात को प्लस में बनाएंगे। और घात क्या होती है, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे ले जाएंगे प्लस करने के लिए, और नीचे माइनस में हो तो हम क्या करते हैं ऊपर उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो घात है माइनस में इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हर में ले जाएंगे। -4 की घात यहाँ पर ये प्लस की 2 हो गई, यानी ये माइनस में थी ऊपर, नीचे क्या हो गई ये प्लस की हो गई। और अब हम इसको सरल करेंगे, -4 की घात 2, तो -4 को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/-4 गुणा -4, और अब हम इसे गुणा करेंगे 1 माइनस को गुणा कर देंगे माइनस से तो हो जाएगा प्लस का, और 4 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना आएगा 16। तो हमारे पास में आंसर कौन सा होगा, 1/16 वाला, यानी ये जो ऑप्शन द है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो हम ब्रैकेट में क्या ऑप्शन भर देंगे, ऑप्शन द जो है हम यहाँ पर निर्धारित स्थान पर बुकलेट के अंदर लिखने वाले हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक तो आपके पास में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे, और उसके बाद में आपके आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। क्या आते हैं विद्यार्थियों, अति लघुरात्मक प्रश्न। और अति लघुरात्मक प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 12 तक मिलने वाले हैं, यानी 4 क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको इस प्रकार के मिलने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होने वाला है, 2 अंक का यहाँ पर होने वाला है। तो हम बात करते हैं अभी जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, आपको इसमें मान ज्ञात करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर जो आपको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है उनका गुणनफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो चिन्ह यहाँ पर इसमें तो है माइनस का, और ये जो है वो किसका है, प्लस का, तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, चिन्ह किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बटा लगाएंगे,
और बटे के बाद में अंश को गुणा करते हैं अंश से, यानी 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 12। क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद नीचे हर जो है उसको हर से गुणा कर देंगे, तो 5 को गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा 35। कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो गया माइनस के 12/35। ये आप लिखोगे और आपको पूरे 2 अंक प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें आप देखिए बहुत ही अच्छा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही सरल इक्वेशन है। और इस समीकरण जो है, इस समीकरण में आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो दे रखा है 4x + 3, यानी बराबर के इस साइड में जो होता है वो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड में क्या होता है राइट हैंड साइड जो है वो समीकरण की होती है। तो यहाँ पर आपको चर x का जो मान है वो ज्ञात करना है, और उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों चरों को एक साइड में लोगे, यानी दोनों चर जो है उनके पद जो है उनको आप एक साइड में लेने वाले हैं, और जो अचल राशियां हैं उन पदों को आप क्या करोगे दूसरी साइड में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में ये एक तो 4x का पद लेफ्ट हैंड साइड में है, और 2x वाला जो पद है यानी x का ये जो पद है वो किस में है राइट हैंड साइड में है। तो हम क्या करेंगे इस पद को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले लेंगे। तो ये आपके पास में हो गया 4x, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में ही है, और जो ये 2x देख रहे हैं यहाँ पे ये प्लस का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो किसका हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे बराबर का लगा देंगे चिन्ह, और उसके बाद में ये जो राइट हैंड साइड में अचर पद है 6 वो लिख देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो अचर पद आप देख रहे हैं ये है प्लस का 3, वो हम राइट साइड में लेंगे, चिन्ह हो जाएगा उसका चेंज, और आ जाएगा माइनस का ये 3। तो यहाँ पर अब क्या होगा हम लिखेंगे, और देखिए 4x प्लस का है और 2x अब किसका माइनस का, यानी 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास में आएगा 2x बराबर 6 - 3 कितने हो गए 3, और हमें मान ज्ञात करना है x का। तो x बराबर क्या होगा, यानी x के पास में यहाँ पर जो गुणा में दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे इस साइड में भाग में भेज देंगे 3 के नीचे, तो आप क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर चर का मान क्या आ गया हमारे पास में 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या करोगे इसे सरल यहाँ पर कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है विद्यार्थियों उसके अंदर आप देखिए आपको एक घनाभ दिया हुआ है, यानी मानवी जो है वो एक क्या करती है घनाभ का निर्माण करती है, जिसकी भुजाएं कितनी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी जो मानवी एक घनाभ की आकृति बनाएगी, घनाभ का ठोस जो बनाती है उसकी भुजाएं आपको दे रखी है 5, 2, 5 ये सेंटीमीटर, यानी तो लंबाई हो गई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई उसकी ऊंचाई। और आपको क्या पूछा है, आपको ये पूछा है कि एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाए तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा सूत्र लगाओगे, आयतन का सूत्र वहां पर लगाने वाले हैं, यानी आपको वहां पर आयतन का फॉर्मूला जो है फॉर्मूला आयतन का वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक तो घनाभ का आयतन है उसका सूत्र पता होना चाहिए, और एक जो घन है उसके आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घनाभ का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखा है, तीनों ही वैल्यू दे रखी है। तो आप इसका आयतन ज्ञात करोगे घनाभ का, तो 5 × 2 × 5, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5 दूनी 10, और 10 को 5 से गुणा करो कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर ये पूछा है, ये हमारे पास में एक घनाभ का आयतन आया है, एक घनाभ का आयतन कितना आया हमारे पास में 50 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास में एक घनाभ का आयतन आया है। आपको ये पूछा है एक घन बनाना है, और एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होती है। तो आपको ये देखना है कि इस 50 के गुणज में ऐसी कौन सी संख्या है सबसे छोटी जो कि घन संख्या होनी चाहिए। तो आपको अगर घन याद है प्यारे विद्यार्थियों, आपने घन याद किए भी होंगे, तो आपको पता है आप 1 का घन याद करते हैं तो 1 होता है, ऐसे 2 का घन आपने याद किया है तो 8 है। ऐसे अगर आप चलते जाएंगे जो कि 50 के गुणा में आना चाहिए, यानी 50 के पहाड़े में आना चाहिए, तो आप अगर 10 का घन करते हैं तो आपको कितना मिलता है 1000 मिलता है, यानी आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन चाहिए। यानी आप क्या करोगे, एक घनाभ का आयतन जो हमने निकाला है उसका भाग दे देंगे इस 1000 में, तो आपको घनाभों की संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसलिए घनाभों की संख्या बराबर 1000 बटे में 50 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 0 से तो 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और फिर आएगा 100/5। तो आप क्या करोगे यहाँ पर भाग देंगे 100 में 5 का, तो आप क्या जाएगा 20। तो ये 20 जो घनाभ है वो आपको आवश्यक होंगे एक घन बनाने के लिए। जो घन बनेगा उस घन का आयतन होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि न्यूनतम संख्या है घन संख्या जो है जो कि 50 के गुणज में है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और जो 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों
उसमें दे रखा है कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, यानी जीएसटी जोड़ दिया गया विद्यार्थियों, उसमें 18% जीएसटी जोड़ने के बाद में उसका जो मूल्य होता है 1239 यानी 1239 रुपए में वो खरीदी गई है। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताना है, यानी जीएसटी शामिल करने के बाद में तो उसका मूल्य होता है प्यारे विद्यार्थियों ये, और आपको जीएसटी जोड़ने से पहले कितना मूल्य है वो बताना है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, आप मान लेंगे, माना यहाँ पर सर्वप्रथम जो जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य अगर 100 था, तो अब उसका मूल्य कितना हो गया, 18 रुपये और जोड़ दो तो हो जाएगा 118 रुपये। और अब आपको ये मूल्य तो यहाँ पर ज्ञात करना है, लेकिन जीएसटी जोड़ने पर मूल्य कितना हो जाता है, 1239 रुपये। तो आपको ये मूल्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इस मूल्य को अपन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आपके पास में दो जो राशियाँ दे रखी है इस साइड में है, तो आप शुरुआत इधर से ही करेंगे, तो अज्ञात राशि यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हम ऐसे लिखेंगे इस लाइन को, हम लिखेंगे चूंकि यदि 118 रुपये उसका मूल्य हो तो पूर्व में जीएसटी जोड़ने से पूर्व में उसका मूल्य होगा 100 रुपये, और इसलिए यदि उसका मूल्य 1 रुपया हो तो जीएसटी जोड़ने से पूर्व उसका मूल्य होता है 100 बटा 118 रुपया, और इसलिए यदि उसका मूल्य 1239 रुपये हो तो अब जीएसटी जोड़ने से पूर्व उसका मूल्य होता है 100 बटे 118 गुणा 1239। इसको हम यहाँ पर सरल करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर इसको पुनः लिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास में आया 100 बटे 118 गुणा 1239। अब हम यहाँ पर 118 का भाग दीजिए 1239 के अंदर, और क्या आता है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप 118 का भाग देंगे या 118 से काटेंगे, पूरा सरल करेंगे, तो आपके यहाँ पर 118 का भाग देने पर 1239 में आपके पास में आता है 10.5, और इस 10.5 को आप क्या करोगे, गुणा करोगे। 10.5 को गुणा कर देंगे 100 से, तो आपके पास में आंसर आएगा 1050। क्या आएगा भाई, 1050 जो मूल्य है वो जीएसटी जोड़ने से पूर्व उस वस्तु का होने वाला है। यानी ये वस्तु शुरुआत में 1050 रुपये की थी, जिस पर 18% जीएसटी जोड़ने पर उसका मूल्य क्या हो गया, 1239 रुपये हो गया। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे, नेक्स्ट जो वीडियो है आने वाला वो बहुत जल्द ही आपको मिलेगा, और उसके अंदर हम आगे का जो पार्ट है इस प्रश्न पत्र का, नमूने का जो प्रश्न पत्र है उसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले और आप अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।